दोस्तों नमस्कार। चुनाव प्रचार में बदजुबानी तो आम बात है, खास करके भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की संस्कृति, भाषिक संस्कृति। और जब ये लोग बोलते हैं तो आश्चर्य होता है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोग, हिंदू धर्म सनातन की बात करने वाले लोग जब प्रतिद्वंद्विता पर आते हैं तो हिंसक हो जाते हैं। गालियां बकना, डर पैदा करना, और उस डर में कभी मंगलसूत्र छीन लिए जाने की बात करना, तो अब तो बेटियों को भी सुरक्षित बचाने की बात हो रही है। नरेंद्र मोदी तो अपनी बदजुबानी के लिए जाने ही जाते थे। अमित शाह तो शायद उनसे एक कदम और आगे बढ़ गए। अमित शाह ने महाराष्ट्र में कल जो भाषण दिया उसकी चर्चा बहुत हो रही है। अमित शाह ने सोनिया गांधी की चर्चा करते हुए कहा कि सोनिया गांधी पिछले 20 बार से राहुल गांधी का प्लेन लैंड करवा रही हैं, लेकिन लैंडिंग हो नहीं पा रही है। अब 21वीं बार राहुल गांधी नाम के प्लेन को लैंड कराने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस बार भी उनका प्लेन क्रैश हो जाएगा। ये बात कहना ये महज चुनावी बदजुबानी नहीं है, ये आरएसएस और बीजेपी की उस संस्कृति और उस मानसिकता को दर्शाता है जिनके लिए प्रतिद्वंदी होना ही अपने आप में बेहद तुच्छ बात है। जो अपना प्रतिद्वंदी नहीं देखना चाहते, कभी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करना, कभी विपक्ष मुक्त भारत की बात करना, ये उनके जीवन का शगल है, ये उनकी राजनीति का शगल है। तो जरा इस वाक्य की पड़ताल की जाए और इस संदर्भ में की जाए कि जिस परिवार ने दो प्रधानमंत्रियों को शहीद होते हुए देखा, श्रीमती इंदिरा गांधी आतंकवाद की शिकार हुई, सिख आतंकवाद की, जो अब खत्म हो चुका है, ये महत्वपूर्ण बात है। राजीव गांधी उस तमिल आतंकवाद के शिकार हुए जो श्रीलंका में था, भारत से कोई उसका संबंध नहीं था, लेकिन जो तार जुड़ रहे थे उसने राजीव गांधी की जान ले ली। उसी परिवार का एक व्यक्ति, एक नौजवान, जो आज राजनीति में प्रेम और सौहार्द की बात कर रहा है, जो कतई न तो कर्कश होता है न गालियां बकता है, बल्कि गले लगाने की बात करता है, जिसने इस देश में नफरत की राजनीति, घृणा और बांटने की राजनीति को खत्म करने के लिए इस देश में दक्षिण से और उत्तर को जोड़ने वाली पैदल यात्रा की, वो राहुल गांधी जो उस यात्रा में महिलाओं को, किसानों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, खिलाड़ियों को, सबको गले लगा करके चले, वो राहुल गांधी जो पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी को भी गले लगाते हैं, वो राहुल गांधी जो विचार के आधार पर आरएसएस और बीजेपी का विरोध करते हैं, व्यक्ति के आधार पर नहीं। वो बार बार कहते हैं कि नरेंद्र मोदी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, उस विचार के खिलाफ मैं खड़ा हूं जो इस देश में संविधान को खत्म करना चाहता है, वो विचार जो इस देश में मनुस्मृति को थोपना चाहता है, वो विचार जो इस देश में दलितों, महिलाओं, पिछड़ों, आदिवासियों को गुलाम बनाए रखना चाहता है, वो विचार जो इस देश में पूंजीपतियों के हाथ में सारी इकोनॉमी सौंप देना चाहता है, जो रिजर्वेशन को खत्म करना चाहता है, जो वोटिंग राइट को डाइल्यूट करना चाहता है, उस विचार के खिलाफ राहुल गांधी खड़े हुए हैं। उनका किसी व्यक्ति से विरोध नहीं है और इसीलिए बार बार वो संविधान की बात कर रहे हैं, बार बार वो प्रेम और सौहार्द की बात कर रहे हैं, बार बार वो देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह जिस तरह से राहुल गांधी के लिए कहते हैं कि उनका तो प्लेन क्रैश हो जाएगा लैंडिंग के पहले ही, जरा याद करिए सोनिया गांधी की
देवरानी जो बीजेपी में ही मेनका गांधी, उनके पुत्र वरुण गांधी शायद 4 या 5 महीने के थे जिस समय संजय गांधी का प्लेन क्रैश हुआ था। एक बड़ा हादसा था, एक बड़ा राजनीतिक व्यक्ति उस प्लेन क्रैश में दिवंगत हुआ था, वो संजय गांधी। और इधर बात की जा रही है कि राहुल गांधी का प्लेन क्रैश हो जाएगा। राजनीति की क्या ये भाषा होनी चाहिए? राहुल गांधी पर हमला करना समझ में आता है कि आप राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करें, राहुल गांधी को जो भी कहना है, पहले आपने पप्पू कहा, जो भी कहा, राहुल गांधी की राजनीति को आप क्रिटिसाइज करें, राहुल गांधी की विचारधारा को आप क्रिटिसाइज करें, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप ये कहने लगे कि राहुल गांधी का प्लेन क्रैश हो जाएगा? क्या आप राहुल गांधी की मौत के लिए बद्दुआ कर रहे हैं? ये इस देश की राजनीति में तो नहीं था। ये वही देश है जहां पर पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी कैबिनेट में हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी को शामिल किया। वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्हें बीजेपी पहले जनसंघ और आरएसएस अपने सिर पर बिठा करके चलता है। जम्मू कश्मीर के पूरे मुद्दे को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आंख से देखा बीजेपी ने। उन्हीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कश्मीर मामलों का मंत्री बनाया जवाहरलाल नेहरू ने। अपनी पहली कैबिनेट में उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया। वो अंबेडकर जो लगातार कांग्रेस पार्टी के उस मूवमेंट, खास करके जिसमें राजनीति बदलने की बात तो थी, सत्ता को बदलने की बात तो थी, लेकिन समाज को बदलने का एक बड़ा संकल्प नहीं था, या कि वो केवल प्रॉमिस था, लेकिन उसमें वो योजना नहीं थी कि कैसे आप करेंगे। इसको लेकर के लगातार अंबेडकर कांग्रेस की मुखालफत करते रहे, गांधी के खिलाफ खड़े रहे। जो कई आंदोलन ऐसे हैं जिसमें डॉक्टर अंबेडकर, जैसे साइमन कमीशन जब आया तो अंबेडकर उसके समर्थन में खड़े हुए थे। पूरी कांग्रेस पार्टी साइमन गो बैक के नारे लगा रही थी, लेकिन उन डॉक्टर अंबेडकर को भी नेहरू जी ने अपने कैबिनेट में शामिल किया, कानून मंत्री बनाया। संविधान सभा में तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ही। एक राष्ट्र की सरकार बनाने का प्रयास किया था जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद भी चाहे इंदिरा गांधी का शासन रहा हो या पीवी नरसिंह राव का, संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर किसी को भेजने की बात आई तो अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा गया, किसी कांग्रेस पार्टी के व्यक्ति को नहीं भेजा गया, बात रखने के लिए, भारत का पक्ष रखने के लिए। एक और बड़ा उदाहरण जिसे खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में स्वीकार ही नहीं किया था, उसको बड़ी शिद्दत के साथ रखा था कि जब वो बीमार हुए तो राजीव गांधी ने उनको अमेरिका भेजा वहां इलाज कराने के लिए, और इलाज का खर्चा सरकार वहन करे, इसलिए उन्होंने उस यात्रा को आधिकारिक यात्रा बनाया। अपने प्रतिद्वंदी, प्रतिपक्षी के प्रति क्या शुभेच्छाएं होनी चाहिए, क्या आपका विचार होना चाहिए, ये कोई राजीव गांधी से सीखे, इंदिरा गांधी से सीखे, पीवी नरसिंह राव से सीखे। और नेहरू तो अद्भुत उदाहरण है। लेकिन आज की राजनीति, इसीलिए इस संघी विचार को लोग क्रिटिसाइज करते हैं और आरएसएस की सत्ता को किसी भी तरीके से इस देश के समाज और राजनीति से खत्म करना चाहते हैं। आरएसएस की पूरी आइडियोलॉजी वो सिर्फ एक बुराई नहीं है, एक कलमश नहीं है, बल्कि आरएसएस उस दीमक की तरह है जो पूरे देश की विचारधारा को, विचारों को, देश की सामाजिक संरचना को चट करके खत्म कर देगी, जिसमें समता और न्याय, बंधुत्व, ये चीजें हैं ही नहीं। इनको ढह जाना है। जुडिशरी को, कॉन्स्टिट्यूशन को, राइट्स को, इन सबको ढह जाना है। ये आरएसएस की अपनी पॉलिटिक्स है। और इसीलिए आज चाहे वो दलित हो, चाहे ओबीसी समाज हो, और आदिवासी तो और भी ज्यादा, राहुल गांधी इन सब की जबान बोल रहे हैं। जब वो
ये कहते हैं कि इस देश में हिंदू राष्ट्र का खतरा है, इस देश में मनुवाद का खतरा है, इस देश में मनुस्मृति को लागू करने का खतरा है, संविधान बचाने की जरूरत है। और उस समय राहुल गांधी के ही प्लेन क्रैश हो जाने की बात की जा रही है। ये इस बात को साबित करता है कि राजनीति में ये सिर्फ बदजुबानी नहीं है, ये बदनीयत तक पहुंच गया मामला। दूसरी तरफ आप देखिएगा नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी राजनीति में अपने प्रतिद्वंदी की जरा सी बात को किस तरह से उठाते हैं कि मुझे नीच कहा गया, मेरे मरने की बद्दुआएं की गई, जबकि ऐसा कितनी बार हुआ और कब किसने कहा। मुझे मौत का सौदागर कहा गया, मुझे कमीना कहा, सैकड़ों गालियां। और मोदी जी तो वो हैं जो तौल करके गालियां नाप रहे थे कि देखिए हमको कितने किलो गालियां दी गई, मैं इतनी गालियां रोज खाता हूं, उसको प्रचारित किया। निश्चित रूप से राजनीति में वो गालियां नहीं होनी चाहिए, वो किसी भी पक्ष की तरफ से हो। और मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की बात कभी की गई है। एक आध किसी की जबान अगर फिसली भी है तो उस माफी मांग लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्लेन क्रैश हो जाने की बात करना, कहना, ये अमित शाह को, और वो भी गृह मंत्री हैं, वो भी अमित शाह जब ये कहते हैं कि मैं 12 साल से राजनीति कर रहा हूं, तो लेकिन राजनीति की आपने भाषा नहीं सीखी। राजनीति में कैसे प्रतिद्वंदी को रिस्पेक्ट देना है, क्योंकि प्रतिद्वंदी जो विपक्ष है वो विपक्ष दरअसल सरकार का हिस्सा होता है। केवल कार्यपालिका से काम नहीं चलता है, विधायिका में विपक्ष भी होता है। और विपक्ष नीतियों को लेकर के, कार्य योजनाओं को लेकर के क्रिटिसाइज करता है सरकार को, ये उसका दायित्व होता है। लेकिन अगर आप विपक्ष पर इस तरह से हमलावर होंगे, और वो भी आज जहां पूरे देश में राहुल गांधी बेहद लोकप्रिय और बेहद विश्वसनीय नेता बन चुके हैं, वो राहुल गांधी जो बिना किसी डर के भीड़ में चलते हैं, लोगों का हुजूम उनके साथ होता है, वो घुलते मिलते हैं, उनके बारे में इस तरह की बात करना मुझे लगता है कि ये बेहद आपत्तिजनक है। अमित शाह हम जानते हैं कि कभी वो अपने शब्दों को वापस नहीं लेंगे, लेकिन हम लोग डेमोक्रेसी में, संविधान और कानून के साए में जो रह रहे हैं, और उन स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को सैल्यूट करते हुए कि जिन्होंने 90 साल तक पूरे स्वाधीनता आंदोलन को लड़ा, जिन्होंने संघर्ष किया, हजारों लोग इसमें शहीद हो गए, लाखों लोग जेलों में रहे, उन लोगों ने क्या इस देश का यही भविष्य देखा था, क्या यही सपना देखा था कि कल को राजनीति में इस तरह की नारेबाजी, इस तरह के भाषण और इस तरह की बदजुबानी होने लगेगी। लेकिन अब जो हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण ही हम कह सकते हैं। बस ये जरूर है कि अमित शाह से ये उम्मीद करते हैं कि शायद वो इस तरह की बातों को दोहराएंगे नहीं, ये सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव में क्या अमित शाह की इस बदजुबानी का जवाब महाराष्ट्र की जनता देगी, क्या झारखंड की जनता देगी, ये तो देखना होगा। और अगर जनता ने पलटवार कर दिया तो फिर अमित शाह हों या कोई और, जनता जिस समय हमला करती है, जब जवाब देती है, तो फिर कोई नहीं बच पाता है। राहुल गांधी पर ये हमला कहीं भारी ना पड़ जाए, ये महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे बताएंगे। शुक्रिया।